मानवता का मानव को जीना होगा, मानव को जीना होगा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा। सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा। हो ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी। महारथी हो शूर धनुर्धर क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। गौ में भी अति मधुर टुटाकी रहे बहाती धारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा। अश्रु अश्रुगामी हो दुर्लभ पथ में विचरणकारी। जिनकी गति अवलोक लाज कर हो समीर पर भारी। सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा। महिलाएं हो सती सुंदरी सद्गुणवती सयानी। रथारूढ़ भारत वीरों की करे विजय अगवानी। जिनकी गुण गाथा से गुंजित दिग्दिगंत हो सारा। सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा। भगवन देश हमारा। यज्ञ निरत भारत के सुत हो सूर सुकृत अवतारी। युवक यहाँ के सभ्य सुनिश्चित सौम्य सरल हितकारी। सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा। समय समय पर आवश्यकता रस धन हम बरसाएं। अन्नौषध में लगे प्रचुर फल और फल स्वयं पाएं। योग हमारा क्षेम हमारा स्वतः सिद्ध हो सारा। सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा। भगवन देश हमारा। आप सभी को धन्यवाद। यह रचना हमारी स्वयं की लिखी हुई है। धन्यवाद। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विद्यार्थी पूर्णिमा जी व्यास, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच आप पधारी और इतनी सुंदर स्वरचित प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही अतिथि देवो भव की तो इनका आने के बाद में ही मैं स्वागत करूंगी, लेकिन जो प्रेजेंट हैं उनका मैं स्वागत कर रही हूँ। डॉक्टर रचना जी तेलंग का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हालांकि मैं आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने आपके बारे में ये सुना है कि आप बहुत अच्छी ऑरेटर हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। तो आपके भाषण से हमारे सभी विद्यार्थियों को सभी विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, ऐसे ही मेरी अपेक्षा है। श्री जयशंकर जी राव साहब का भी मैं विधि महाविद्यालय की तरफ से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप शायद NACC के NACC के डायरेक्टर हैं, चीफ डायरेक्टर हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि आपका उद्बोधन तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपने यहाँ पधार करके जो हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित जितने भी गेस्ट हैं, एक एक का नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा और मैं नाम जानती भी नहीं हूँ। उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पर जितने भी मेरे स्टाफ के मेंबर और विद्यार्थी हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारी प्राचार्य महोदय विधि महाविद्यालय की डॉक्टर मीता चौधरी का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि वो आज उनके घर पर कार्यक्रम होते हुए भी यहाँ पर आए हैं। तो इसके लिए मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत सम्मान करती हूँ मैं। आज हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो हुए हैं 77वां संविधान दिवस मनाने के लिए।
मेरी मान्यता ये है कि संविधान दिवस हम जब मनाने जा रहे हैं तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम संविधान दिवस क्यों मना रहे हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि हम संविधान दिवस क्यों मनाते हैं, क्या कारण है? मेरे ख्याल से आता तो सभी को होगा, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता है, कोई बोलना नहीं चाहता है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा इसका ब्रीफ बताना चाहती हूँ कि संविधान दिवस एक्चुअल में हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये हमारी मूलभूत विधि है। यानी कि संविधान में सारे ही कानून दे रखे हैं, ये कानून के ऊपर आधारित है। देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, विधि का निर्माण किस तरीके से किया जाएगा, जनता के कौन कौन से अधिकार होंगे, कौन कौन से कर्तव्य होंगे, इन सभी के बारे में क्या है कि संविधान में बताया जाता है। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को संविधान की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर संविधान की जानकारी नहीं है तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, और अगर मान लीजिए संविधान की जानकारी नहीं है तो मौलिक अधिकार की जानकारी भी नहीं है, तो आप उनके अधिकारों का, आपके अधिकारों का उपयोग कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। इसलिए हम संविधान दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि आपको ये पता चले कि हमारा देश किस तरीके से निर्वाचन करवाता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, या मान लीजिए कि कानून बनता है तो कानून बनाने का अधिकार किसको है। ये सारी बातें हमारे संविधान में दे रखी है। लेकिन प्रश्न ये उपस्थित होता है कि जब संविधान हमने बनाया, लागू तो किया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन हम मनाते हैं संविधान दिवस, हम मनाते हैं 26 नवंबर को। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि एक्चुअल में 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया था, यानी कि स्वीकार किया था। उस समय कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जिनको कि लागू नहीं किया गया था, और कुछ अनुच्छेद ऐसे थे, मेरे ख्याल से संख्या में 16 थे, 16 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। और हम मनाते इसलिए हैं ताकि सबको ये पता रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने से हमें संविधान के प्रति एक तरह से जागरूकता मिलती है और हम इसके बारे में जानते हैं, हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। 25 वर्ष पूर्व डॉक्टर बसंतलाल जी बाबेल साहब ने की थी। कोई भी लॉ का विद्यार्थी उस नाम से अपरिचित नहीं है, क्योंकि जो 1 वीक सीरीज और जो कई संविधान का सरलीकरण जिन्होंने किया, डॉक्टर बसंतलाल जी बाबेल वो पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं और राजस्थान सरकार में विधि शासन सचिव भी रहे। तो उन्हीं का ये संगठन है राष्ट्रीय लोक अधिकार मंच, जिसका 25वां वर्ष अभी चल रहा है। रजत जयंती वर्ष के रूप में हमने इस पूरे वर्ष को एक संवैधानिक नागरिक कर्तव्य वर्ष के रूप में अंगीकार किया है। और हम ये चाहते हैं, हमारा एक मिशन है कि घर घर संविधान, हर घर संविधान, क्योंकि आधुनिक भारत के शासन की प्रत्येक व्यवस्था है वो संविधान से लागू हो रही है, चल रही है। लेकिन जैसा पूर्व में हरीश जी स्वालकर ने भी बताया कि ये राजनीतिक विषय है कि अंदर ही अंदर कई सारी चीजें चलती है, तो हम उन चीजों पर नहीं जाएं और एक नागरिक होने के नाते कर्तव्यों का निर्वहन करें। और कर्तव्य के साथ ही साथ अधिकारों की भी बात आती है। देखते हैं जब हर कोई बिड़ता है कि मेरा ये अधिकार है, मेरे वो अधिकार है, और संविधान ने मूल अधिकार भी दिए और प्रत्येक नागरिक को दिए। लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि कर्तव्य के बिना अधिकार के बिना कर्तव्य लंगड़े हैं। जब तक दोनों एक साथ नहीं चलेंगे तब तक कदम ताल नहीं होगा। और हम भी चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक सशक्त हो, ज्ञान से सशक्त हो, बौद्धिक रूप से सशक्त हो, और इस संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो साकार करें। क्योंकि जब संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने प्रथम बार उद्बोधन किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संविधान की गुणवत्ता कैसी है, क्योंकि जब तक संविधान की पालना करने वाले नागरिक और वहां की व्यवस्थाएं सशक्त नहीं होगी तब तक संविधान का मूल्य गौण रहेगा।
क्योंकि संविधान अच्छा लिख दिया और अगर उसकी पालना नहीं हुई तो भी संविधान कहीं ना कहीं असफल रहता है। और यदि संविधान में कुछ खामियां भी हो और उसकी पालना करने वाली व्यवस्थाएं और नागरिक यदि अच्छे होंगे तो संविधान की असफलता भी कहीं ना कहीं सफलता के पीछे छुप जाएगी। तो जो बाबा साहब ने कहा उसका मूल मंतव्य यही था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। भाषणों से कुछ होता नहीं है, भाषण हम बहुत सुनते हैं, देख रहे हैं कि वास्तव में हमारी व्यवस्थाएं कैसी है जो दैनिक जीवन में हम देख रहे हैं। लोगों को कितना अनुशासन है, लोगों में साफ सफाई के प्रति, प्रदूषण के प्रति, पर्यावरण के प्रति, जो निर्धन वर्ग है उसके प्रति लोगों का व्यवहार कैसा है। तो कहीं ना कहीं आज का जो व्याख्यान रखा है इसका जो मूल विषय भी हमने यही रखा है कि न्यायपालिका की गरिमा के अनुरूप विधि विज्ञों के संवैधानिक नागरिक कर्तव्य एवं त्वरित न्याय प्रक्रिया के लिए आवश्यक न्यायिक सुधार के बिंदु। तो जो आज हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया वो एडीजे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीजे डॉक्टर कुलदीप जी शर्मा और राजस्थान बार काउंसिल के को चेयरमैन एडवोकेट राव रतन सिंह जी को, ताकि एक माहौल बने। क्योंकि अवधारणा देखिए, इस देश में किसी के व्यक्ति के शासन की अवधारणा नहीं है। इस देश में प्रधानमंत्री का शासन नहीं है, राष्ट्रपति का शासन नहीं है, कलेक्टर का शासन नहीं है। इस देश में शासन है तो वो विधि का शासन है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है उसकी सबसे पहली लाइन कितने लोगों ने पढ़ी ध्यान से और कितने लोगों को पता है क्या है? बताएं मुझे, क्या लिखी है सबसे पहली लाइन? We the people of India. That's very true. We the people of India means हम भारत के लोग, यानी भारत किसका? हमारा। एक वक्त था जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जब संविधान नहीं था, उससे पहले की जो व्यवस्थाएं थी, अब की जो व्यवस्थाएं हैं, बहुत फर्क है। मैम ने अपनी स्वरचित एक प्रार्थना बहुत अच्छी आप लोगों के बीच रखी थी। मैं अपनी एक स्वरचित छोटी सी गजल आप लोगों के बीच रखूंगा, उसके बाद जो मेरे मन में सवाल उठते हैं वो सवाल मैं आप लोगों के बीच रखूंगा, जैसा कि सर ने आदेश किया था। देखिए, मैं एक छोटी सी गजल के चंद शेर आप लोगों के बीच रखता हूं कि भरोसा था जिन पर वही गद्दार निकले। भरोसा था जिन पर वही गद्दार निकले, जख्मों के सौदागर मेरे ही यार निकले। भरोसा था जिन पर वही गद्दार निकले, जख्मों के सौदागर मेरे ही यार निकले। और भरोसे का जमाना जा चुका कब का जमाने से, भरोसे का जमाना जा चुका कब का जमाने से। बड़ी धूम से जैसे जनाजाए एतबार निकले, और सूखी रोटियों में भी रही लज्जत जायके की। सूखी रोटियों में भी रही लज्जत जायके की। और फिर उसके टिफिन से जब अचार निकले, और फिर उसके टिफिन से जब अचार निकले। और जादू तो तब हो के बच्चों के खिलौनों की खातिर। जादू तो तब हो के बच्चों के खिलौनों की खातिर, महीने के आखिर में जेब से पगार निकले। जादू तो तब हो के बच्चों के खिलौनों की खातिर, महीने के आखिर में जेब से पगार निकले। और नफरतों का सैलाब बढ़ता ही जाए मुल्क में, नफरतों का सैलाब बढ़ता ही जाए मुल्क में। रोज सुबह जब एक नया अखबार निकले, रोज सुबह जब एक नया अखबार निकले। और शेर बतौर खास आप लोगों के हवाले कि रोज सुबह जब एक नया अखबार निकले। और ये सब कुछ देन है, ये सब कुछ देन है आईने मुल्क की अवमान। आईने मुल्क कहते हैं संविधान को, कि ये सब कुछ रोज सुबह जब एक नया अखबार निकले। और ये सब कुछ देन है आईने मुल्क की अवमान। किसी जिले का कलेक्टर कोई चमार निकले,
किसी जिले का कलेक्टर कोई चमार निकले। हालात वो थे हमारे सामने कि एक बालक जिसने इस संविधान की जो सभा थी, संविधान सभा, जिसके अध्यक्ष रहते हुए जिन्होंने इस संविधान को बनाने में अपना सबसे अहम और महत्वपूर्ण योगदान दिया, उस बालक की बात बता रहा हूँ कि वो बालक जब स्कूल जाता था तो उन लोगों के साथ नहीं बिठाया जाता था जैसे आप और हम आज एक कुर्सी पे एक साथ एक लाइन में बैठे, उनको साइड बिठाया जाता था। स्कूल का वो मटका जिनसे वो पानी नहीं पी सकते थे, तालाब के अंदर तालाब से पानी लेके नहीं पिया जाता था, अपनी कमर पे एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी तब जाके वो वहां से गुजर सकते थे। महिलाओं के साथ ये स्थिति थी कि उनको अपने स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। ऐसी चीजें कि आप वेद का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण नहीं सुन सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप उसी ईश्वर के बनाए हुए हैं जिसके सारे हैं। जो मणों की हम बात करते हैं, मैम ने अपनी प्रार्थना के अंदर जो मणों का बात रखी थी कि 4 वर्ण हैं, उन वर्णों के अंदर जो चीजें बताई गई है, जिस तरीके के लोग हैं उनको जिस तरीके के कार्यों के अंदर डिवाइड किया गया, ये तमाम हालात उस वक्त में थे जब संविधान के निर्माण से पूर्व की मैं दिशा और दशा आपके बीच रख रहा हूं। तो क्या ये वाकई नैसर्गिक था? क्या इंसान को इंसान नहीं समझा जाना चाहिए था? ये तमाम चीजें आज आप और हम जिस आजाद फिजा में सांस ले पा रहे, आपको पढ़ने का अधिकार है, आपको लिखने का अधिकार है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते, आप चाहे जहां शादी कर सकते, आप चाहे जहां रिश्ता कर सकते, आप चाहे जहां रह सकते, जो खाना हो खा सकते, जो पहनना पहन सकते, जिसको मानना मान सकते हैं। ये तमाम चीजें किसने दी? किसी भगवान ने नहीं दी, ये उस संविधान ने आपको अधिकार दिया। ये वो संविधान हमारे लिए पवित्र किताब है। आप किसी भी धर्म मजहब उसको मिटाने की क्षमता रखता है कोई? नहीं रखता है, तो उसको दुखी करने का अधिकार भी तो नहीं है उसको। आप दुखी करते हैं, लोग भी दुखी करता है, सिस्टम दुखी करता है, तो न्याय तो कहां मिलेगा? मेरे को बताओ। न्याय आपकी न्याय की उम्मीद कैसे करोगे किसी से, जब आपका जो सिस्टम बना रखा है वही करप्ट है? तो आप किससे उम्मीद करोगे कि न्यायपालिका आगे सुधरेगी? ये चीजें सारी देखी हुई है और मेरे हिसाब से हर व्यक्ति ये भुगत रहा है। अब मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, जयशंकर सर हमारे एनएससीसी के चीफ डायरेक्टर हैं, मैं स्टेट डायरेक्टर हूँ एनएससीसी का, और मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का मैं संभागीय अध्यक्ष भी हूँ, जोनल प्रेसिडेंट। अगर आप में से कोई भी हमारे संगठन से भी कुछ मदद लेना चाहे तो ले सकते हैं। और हमारे संगठन को क्या जरूरत है? हमारे संगठन को जरूरत है आप जैसे प्रभावी लोगों की, आप जैसे अच्छे लोगों की जो सिस्टम से काम करें, क्योंकि हम ही सिस्टम चेंज करेंगे बॉस, और ये हमारा ही देश है और हमें ही चेंज करना है। कोई बाहर से आएगा, बाहर से तो लुटेरे आए थे, फिर आ जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर जो लुटेरे हैं उसको कौन खत्म करेगा? भ्रष्टाचार कौन बढ़ा रहा है? 200 रुपए वाली बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, हम 200 रुपए दे देते हैं। क्यों दे 200 रुपए? गवर्नमेंट सैलरी नहीं देती किसी को, किस बात पे? आपको सीट पे अगर बिठाया है तो आप जनता के नौकर हैं, जनता आपकी नौकर नहीं है, और सरकार आपको पैसा देती है वो भी जनता का है। ये सारी ये सर्कल है जो घूम के आ रहा है, पैसा हमारा यूज आप उसको करवा रहे हो अपने तरीके से, और उसमें भ्रष्टवाड़ा कर रहे हो और काम खराब कर रहे हो, तो जनता तो कमाती है किसके लिए? सरकार के लिए। वही हो गया ना, सर्कल वही चल गया। हम अपने घर में 2 रोटी नहीं ले जा पाते और हम वो पैसा दे देते हैं सिस्टम को, उनके घर में सरकार उनको पैसा देती है, वो भी आपका है, और आप जब अपनी जेब से पैसा दे रहे हो वो भी आपका है। जब इन चीजों को प्रति व्यक्ति ये संकल्प नहीं लोगे तब तक हम यहाँ सिर्फ बात करते हैं, हम सिस्टम को सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, पैसा दिया और छुट्टी काम करवा लिया। क्यों दे दिया पैसा? किसके लिए दिया पैसा? क्या पैसा वो आपका कमाया हुआ नहीं है? अगर 2 नंबर का है तो आप दे रहे हो तो ऐसे संगठन को दो जो आपके लिए काम करते हैं। राष्ट्रीय ये जो आपका लोकमंच है, आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज हमें यहाँ इनवाइट किया और आपका स्वागत नहीं हुआ। महासचिव महोदय राकेश जी जो हमारे जिला महासचिव है वो पधारे, दिनेश जी पधारे और स्वागत करें, आपका हुक्म उठाकर स्वागत करें हमारे भरत जी कुमावत। आप हकदार हैं भरत जी।
इसके साथ मैं आप सभी आए हुए पधारे हुए सभी सम्मानीय व्यक्तित्व का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहे उसके लिए मैं चाहूंगा कि भरत जी हमारे अग्रसर है, लेकिन आप में से कोई ऐसे आए जो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। हम तो सिर्फ बातें हम आपको कहेंगे, लेकिन उस सिस्टम को सुधारने के लिए मैं जितने प्रयास करूंगा वो कम पड़ेंगे। आप लोगों के हाथ के बिना सब कुछ अधूरा है और ये अधूरापन इंसान को कहां ले जाता है ये आपको शायद स्वयं इस चीज की अनुभूति होगी। जितेंद्र सर को बुलाइए। जितेंद्र जितेंद्र सर को बुलाइए। हाँ भाई साहब जो कह रहे हैं जितेंद्र जी, जितेंद्र जैन साहब है ना, जितेंद्र जी जैन साहब, संविधान के बारे में बिल्कुल संविधान के बारे में आप थोड़ा उद्बोधित करें। आप सीनियर है लोग हैं। यस सर, अरे आपके बिना तो सब अधूरा है। लोग सबसे पहले हमें तो प्रक्रिया लोग की सुधारनी है। न्याय को मेरा प्रणाम। मैं जितेंद्र जैन एडवोकेट। आज जिस विषय पे परिचर्चा रखी गई है, त्वरित न्याय प्रक्रिया और जस्टिस के बारे में, तो भरत जी का मैं जब आया था उद्बोधन चल रहा था कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 226 और 227, उसके अंदर सारे राइट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दे रखे हैं। जो हमारी जो लोअर कोर्ट्स है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाईएस्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर होते हैं, जब राइट ही उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दे रखे होते हैं, तो यहाँ पे लोअर कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ तक अपन परिचर्चा कर रहे हैं, एक सामान्य आदमी जो गरीब तबके का है और जहाँ तक अपना मेवाड़ है, तो यहाँ पे काफ़ी गरीबी है। हर आदमी अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, क्योंकि न्यायपालिका इतनी, वहाँ के जो एडवोकेट्स हैं उनकी फीस और हर कोई नहीं बियर कर सकता है। तो इसके लिए फ्री लीगल एड और जितनी भी संस्था है जो काम कर रही है, मेरा ये विचार है कि उनके माध्यम से अगर आप अपने मतलब अपने जो विषय है उसके बारे में उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट तक जा सके, तो वहाँ पे हमें कुछ न्याय मिल सकता है। बाकी लोअर कोर्ट के अंदर तो आईपीसी, सीपीसी और ये सारी चीज़ें हैं जो अभी बीएनएस और बीएनएसएस है। हमारे एक जने ने और बोला कि न्यायपालिका के अंदर काफ़ी कानून संशोधन हो रहे हैं। प्रयास तो सरकारें अनेक कर रही है, लेकिन उनका इम्प्लीमेशन अभी समय लगेगा सर। तो ऐसी स्थिति में आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपन ये जो परिचर्चा है ये जारी रखें कि नगर पालिका अधिनियम 2009 में एक प्रावधान है, चैप्टर नंबर 3 है उसका, कि कार्य संचालन ये नगर पालिकाएं जो लोकल गवर्नमेंट कही जाती है वो कैसे कार्य करेगी। उसका सीधा सा प्रावधान है कि प्रत्येक वार्ड में वार्ड कमेटी होगी। जो वार्ड कमेटी, जो वार्ड में सामाजिक सदस्य हैं, जिनको प्रशासन का अनुभव है, सामाजिक मुद्दों का अनुभव है, इंजीनियरिंग का अनुभव है, वो लोग मिलकर म्युनिसिपैलिटी के सारे कार्यों का सुपरविजन करेंगे और जो म्युनिसिपैलिटी पॉलिसी बनाएगी उसमें वो वार्ड समिति पॉलिसी बनाने में काम सहयोग करेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वो बॉडी नहीं है, वार्ड समिति ही नहीं है। तो पिछली बार भी हमने इस चीज़ को उठाया था और अब की बार भी हम चाहते हैं कि नागरिक जो है वो वार्ड समितियों की मांग करें और कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन जो है वो नागरिकों का स्थानीय प्रशासन में सीधा सहयोग मिले। क्योंकि कोई भी वर्ग हो, आज की तारीख में तनख्वाह देके जितने हमने कर्मचारी रख रखे हैं वो एक आदर्श व्यवस्था के लिए पूरे पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी यही प्रयास था कि हम ये जहाँ भी जो भी लोग उपस्थित हैं, ये निश्चित रूप से अब जमीन पे एक कार्यक्रम आने वाला है कि हम आम लोगों को भी उनके अधिकार बताएं और सीधा सा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सफल करने में उनकी भागीदारी के लिए जोड़ें। तो धन्यवाद। और मैं आगे आग्रह करना चाहूँगा हमारे डॉक्टर रचना जी तेलंग से कि आप विश्वगुरु विद्यापीठ परिषद में काम कर रहे हैं और आप प्रधान हैं उसकी, और भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए आप काम कर रहे हैं और काफी क्रांतिकारी भी हैं। आपके इस अमल करना चाहिए।
और आपका स्वभाव भी किसी, भले आप शिक्षाविद हैं, आप महाविद्यालय प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुई हैं राजसमंद के, लेकिन आप भी अपने स्वभाव से क्रांतिकारी हैं और व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए हमारे साथ हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। उसमें बार बार उसको सिला हुआ हो तो क्या उसको आप आदर्श ड्रेस मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन हम ऐसे संविधान को कितने शालीनता से ढो रहे हैं, कोई भी हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने हमारी शिक्षा व्यवस्था 200 वर्ष पुराने मैकाले की चली हुई आ रही है, लेकिन हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक कितने अनुशासित हैं कि कोई भी विद्यार्थी इसके विरोध में कभी कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। इसको बदलने की कहीं मांग नहीं हो रही है। हमारी पंचायतों के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पंचायतों के जो हैं वो सारे के सारे नागरिक बड़े ही शांत स्वभाव से बैठे हुए हैं। हम लोगों ने इस बदली हुई व्यवस्थित अव्यवस्थित, जैसा भी आप कह लीजिए, थोड़ा साइड में, इस संविधान की व्यवस्था को मजबूरन स्वीकार कर लिया है। इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है कि भारत का नागरिक अत्यधिक सहिष्णु है, बहुत सहिष्णु है, बहुत ज़्यादा हमारी संस्कृति में सहिष्णुता है। स्कूल कॉलेज में बहुत अनुशासित विद्यार्थी निकलते हैं, लेकिन किसी भी सिलेबस में उनको संस्कार देने का एक पाठ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतने संस्कारित विद्यार्थी निकल रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता इतने संस्कारित हैं। ये केवल समाज है जिसने इस संविधान को डो रखा है। संविधान के अंदर कितना अधिक सरकारों ने और जो देश की व्यवस्थाएं हैं उन्होंने कितनी ज़्यादा छेड़छाड़ की है। जिन पवित्र आत्माओं ने, यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी का मैं गुणगान करूंगी कि उन्होंने कितने मेहनत से, कितने अपमानित होकर हमारे संविधान की बहुत सुंदर रचना की थी, उस संविधान को तार तार कर दिया गया। मैं सोच रही थी कि इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, मैं तो कानून की जानकार नहीं हूँ, क्या बोलूँगी, लेकिन विकास जी की एक बात ने मेरे को बड़ा बल दिया कि अगर हम लोग सही तरीके से अपनी बात पहुँचाएं तो शायद संविधान में, शायद सरकार के कानूनों में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन क्या कहीं आपको परिवर्तन की गुंजाइश नज़र आ रही है क्या? तड़प नज़र आ रही है क्या? मैं 5 उदाहरण दूंगी जिसमें हम लोग, बताइए हम लोग कितने बेबस हैं। उदयपुर से एक हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करने की कितना लंबा संघर्ष चल रहा है, कितने दिनों से संघर्ष चल रहा है। क्या सरकार ने एक छोटा सा ऑफिस खोलने की क्षमता नहीं? बहुत साधारण चीज़ है, एक बेंच सरकार अगर यहाँ भी खोल दे तो कोई विशेष बहुत ज़्यादा जोर नहीं आएगा, लेकिन सरकार उस बात को नहीं सुन रही है। उसके पास में आप देखिए, हम सब लोग अधिकार के लिए कितने बड़े बड़े संगठन बनाए, मानवाधिकार, इधर सबका लोक अधिकार, उधर से ये सारा संविधान आपको मूल अधिकार देता है। लेकिन उसके बावजूद भी भरत जी जैसे महान व्यक्ति हैं जो कर्तव्यों के ऊपर विषय रख के और संगोष्ठी कर रहे हैं। आप सबको अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए, लेकिन हम लोग अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को फर्ज से आप्यायित करने के लिए कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। आज हमारे राजसमंद में मार्बल की मंडी बनने का पूरा का पूरा इतना उसका वैभव है। पूरे राजस्थान को सबसे अधिक राजस्व राजसमंद से मिल रहा है और उसकी मंडी की मांग कर रहे हैं। लगभग पिछले 25 वर्षों से राजसमंद को मार्बल मंडी आज तक नहीं मिली। इधर हमारा मेवाड़ जो है वो बहुत ज़्यादा उपेक्षित है। मेवाड़ वह राज्य है जिसने भारत की स्वतंत्रता के समय सबसे पहले राजशाही को प्रजातंत्र में सम्मिलित किया, लेकिन वह मेवाड़ अपने त्याग और बलिदान को आज भी उसी तरह से सहनशील बन के और स्वीकार कर रहा है।
कहीं कोई आंदोलन नहीं होता कि मेवाड़ को भी अधिकार दीजिए, मेवाड़ का भी जो है मंत्री बनाइए, मेवाड़ को भी बहुत अधिकार दीजिए, मेवाड़ को भी विकास के चरण दीजिए। आदिवासी सारा इलाका है, आप अहमदाबाद से उदयपुर तक आइए, आदिवासी इलाके में कहीं कोई एक सड़क के अलावा मेरे को परिवर्तन नजर नहीं चल रहा हो। हमारे यहाँ संस्कृति अखंड रही है, क्योंकि कभी कभी किसी के अधीन ये मेवाड़ रहा ही नहीं। हमेशा से हम स्वतंत्र रहे। कुछ समय के लिए आक्रमणकारी आए और उन्होंने यह शासन भी किया, लेकिन यहाँ की मौलिक परंपराओं को वो नहीं ध्वस्त कर पाए। और जहाँ पर शुद्धता बनी रहती है तो संस्कृति की यहाँ शुद्धता है, और इसलिए यहाँ से नए परिवर्तन आने शुरू होंगे, क्योंकि यहाँ ज्यादा संक्रमण नहीं हुआ है व्यवस्थाओं का। इसी क्रम में मैं कृतज्ञता से ये सर्टिफिकेट दे दूं, और अब हम की ओर बढ़ रहे हैं। और यदि हम अच्छे कार्य, जैसे मैंने कहा ना, यश वर्णन हो ना जठे वह धरती मर जाए, और यदि किन्हीं व्यक्तियों ने अपने आदर्श कर्मों द्वारा समाज में आदर्श व्यक्त किया है, निस्वार्थ रूप से, निष्काम रूप से समाजों के लिए भी कोई योगदान दिया है, और हम उनका कृतज्ञता अर्पण ना करें तो शायद बेईमानी होगी। तो मैं ऐसे ही कुछ हमारे उदयपुर शहर के लिए निस्वार्थ सामाजिक क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करना चाहता हूं। और हमने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मेवाड़ लोक रत्न सम्मान के रूप में उनको कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं कि आपने स्व प्रेरणा से अपने संसाधनों से बिना किसी प्रलोभन के समाज के लिए योगदान दिया है ऐसे। और मैं आग्रह करूंगा हमारे अतिथियों से, और डूंगर सिंह जी ऊपर ने आप आगे ले आना, कि ऐसे कुछ व्यक्तित्वों को कृतज्ञता स्वरूप ये सम्मान देकर अनुग्रहित करें हमें। डॉक्टर कलावती जी और रचना जी तिलक से आग्रह करूंगा कि आप दलपत राज जी बात्रा, आप पर्यावरण एवं झील संरक्षण क्षेत्र में रूपसागर को बचाने के लिए लगे हुए हैं काफी समय से, और आपके प्रयासों का परिणाम है कि राजस्थान पत्रिका ने अभी पूरा रूपसागर को मुद्दे को उठाया है, और हम बहुत बहुत आभारी हैं दलपत जी के कि आप इसी तरह से लड़ते रहे, कोई ना कोई जरूर साथ देगा। और लोक अधिकार मंच के आप संभागीय की स्थापना इसलिए कि आप स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और आज भी अगर सामाजिक सेवा में अग्रणी कोई है, सुखाड़ा विश्वविद्यालय में तो हमारे को कोई प्रोग्राम करे अनुमति नहीं देता था कि क्या फालतू का काम कर रहे, लेकिन हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक आश्रय स्थल बना हुआ है, और उदयपुर के सामाजिक लोगों की भौतिक राजधानी है, और आने वाला परिवर्तन वो जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय विद्यापीठ से ही शुरू होगा। और इसमें भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए हम हमारे आदरणीय प्रोफेसर कर्नल शिव सिंह जी सारंगदेव साहब को भी ये अर्पित करना चाहते। तो मैं चाहता हूँ कि रचना जी तिलक और हमारे विमल जी शर्मा साहब जो है सारंगदेव साहब के बिहार पे हमारी अनीता जी और कलावती जी मुड़ेद को ये सम्मान पत्र प्रदान करें। इसलिए मैं तो इन अंत में ये कहना चाहूंगा, साथियों तैयार हो जाओ क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए। अब ये क्रांति ना रुकेगी उस तरफ। ना हार में ना जीत में, ना हार में ना जीत में, कतई नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला उसके लिए लेकर ये शीश तैयार हुए। और इसी के साथ मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर नारायण सिंह जी राव से कि और कोई महानुभाव वक्ता, क्योंकि समय की मर्यादा का तो देखो ध्यान रखना ही पड़ता है, और ये विषय तो इतना व्यापक है कि मैं भी शर्मिंदा होता हूँ जब लिखना पड़ता है कि समय की मर्यादा के कारण उद्बोधन शॉर्ट करें। फिर भी कोई कुछ कहना चाहते हैं संक्षिप्त रूप में अपनी बात, तो आपका स्वागत है, नहीं तो फिर हम धन्यवाद की रस्म के लिए आगे बढ़ेंगे। और इससे धन्यवाद के साथ ही हम एक धन्यवाद के तुरंत पश्चात हम एक ग्रुप फोटो करेंगे, और यहाँ ग्रुप फोटो के साथ ही राष्ट्रगान भी सभी एक ही साथ करके फिर हम अल्पाहार लेने के बाद जा सकेंगे। और विशेष रूप से मैं हमारे बीच डॉक्टर केएस मोगरा साहब भी हैं, ये भी हमारे मेवाड़ रत्न है, और आप
मेवाड़ पृथक मेवाड़ राज्य की बात करते हैं और मुझे लगता है जब अन्याय हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो अन्याय करने वाली व्यवस्थाओं से अलग हो जाना ही ठीक है। आज हमारे 40 वर्ष हो गए, हमारे को हाईकोर्ट बेंच नहीं मिली और इस देश के 70% बांध जब देश आजाद हुआ था तो इस पूरे देश के 70% बांध केवल अकेले हमारे मेवाड़ में थे और आज भी झील विकास प्राधिकरण ने कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आएगी तो निश्चित रूप से उदयपुर एक इंटरनेशनल मॉडल सिटी बनेगा। तो मैं आप सभी के आशीर्वाद सहयोग की कामना के साथ डॉक्टर नारायण सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि अभी इस व्याख्यान के लिए उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करें और इसके बाद हम एक ग्रुप फोटो करेंगे और राष्ट्रगान के बाद अल्पाहार निकल की रस्म में सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मुनेत मैडम का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने बहुत ही सपोर्ट किया इस कार्यक्रम में और आपके थ्रू ये सारा हुआ है क्योंकि न्याय विभाग का जो अपने लॉ कॉलेज है आप ही संभाल रहे हैं। उसके बाद में मैं धन्यवाद की रस्म में डॉक्टर रचना तेलंग मैडम और विशेषकर भरत जी भाई साहब का कि आप बहुत सरल हृदय हैं और आपने बहुत ही दिल से काम करते हैं और आपकी बहुत ही अच्छी भावना है। तो मैं कामना करता हूं कि आपके साथ हैं हम सब लोग और आपकी जो कामनाएं लेके चल रहे हैं उन कामनाओं को तो वो पूर्ण हो और सम्मानित मंच और जो हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि जो पधारे हैं वो और सभी जो लोग के और विद्यार्थी जो पधारे हैं आप सभी का धन्यवाद। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी कष्ट हुआ हो तो क्षमा चाहते हैं और आगे देव जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आपको